अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सिर्फ ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस हैं जो 2011 से लेकर 2019 तक आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि 2011 और 12 में जो आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पेपर था वो नहीं होता था, सिर्फ एक ही पेपर होता था, वो भी एनालिसिस के नाम से, जिसमें रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दोनों मिक्स होती थी। तो इसलिए 2011 के और 12 के ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस आपके ज़्यादा नहीं हैं। ठीक है, तो ये रहा आपकी स्क्रीन में फर्स्ट क्वेश्चन। ये 2011 में भी और 12 में भी पूछा गया है। इसमें क्या है, इफ़ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई सच दैट z प्लस वन इक्वल टू z माइनस के वन का मोड, ठीक है, एंड एम्पलीट्यूड z माइनस के वन अपॉन z प्लस वन का इक्वल है पाई बाई 4 के, देन ये चार ऑब्जेक्ट आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो हमें केस यहाँ पर दिया गया है वो है z प्लस वन का मॉड इक्वल टू z माइनस वन का मॉड, और हम जानते हैं z जो होता है हमारा वो x प्लस के आई वाई है, वैसे भी ऑब्जेक्ट में मेंशन कर दिया है। तो x प्लस के आई वाई यहाँ हो जाएगा, दिस कंडीशंस मॉड x प्लस के आई वाई माइनस के वन का मॉड। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं, हम बहुत सारे स्क्वायरिंग कर लेते हैं, है ना, ताकि रूट ना लगाना पड़े, वो आप लोग जानते ही हैं। रियल पार्ट आपका x प्लस वन है और इमेजिनरी पार्ट आपका यहाँ से आई है के साथ y मल्टीप्लिकेशंस में आ गया है। यहाँ पर x माइनस के वन रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी आई y के साथ ये दिस रिजल्ट आ गया। बहुत सारी स्क्वायरिंग लगी हुई है। अब क्या करते हैं, अंडर रूट के अंदर रियल का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, रूट के अंदर आता है ना, स्क्वायर लग रहा है, रूट कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, इस ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के वन प्लस के 2x हो जाएगा। ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस के वन माइनस के 2x हो जाएगा। ये इससे कैंसिल, वन से कैंसिल, यहाँ बचा 2x और यहाँ बचा माइनस के 2x, उठा के लेके आएंगे माइनस के 2x को तो प्लस के 2x हो जाएगा, ऐड करने बस, दिस रिजल्ट मस्ट बी 0। तो आपके जो ऑब्जेक्ट हैं उन ऑब्जेक्ट में से a और d दोनों कैंसिल, a भी नहीं हो सकता और d भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें x की वैल्यू को दे रखा है, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 0 आई है। जो ऑब्जेक्ट हमारे b और c में, ठीक है, कोई सा एक बन सकता है। अब ये पार्ट तो इतना हुआ। अच्छा, अब दे रखा है हमें क्वेश्चन में कि एम्पलीट्यूड जो है z माइनस के वन अपॉन z प्लस वन का पाई बाई 4 आता है, यानी कि अब हमें दे रखा है उन्होंने एम्पलीट्यूड z माइनस के वन और z प्लस वन का जो है हमारे पास पाई बाई 4 आता है। फ्रेंड्स, एम्पलीट्यूड जो होता है ना वो एक्चुअली लोग कितना ही काम करता है, जैसे ये हो गया अलग अलग, दिस रिजल्ट प्लस वन इज इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वैल्यू होती है x प्लस के आई वाई माइनस के वन। अभी एम्पलीट्यूड हमने अप्लाई नहीं किया है तो हमारा ये केस जो है इस तरीके से ही चलता रहेगा अभी। अच्छा, एम्पलीट्यूड के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। रियल पार्ट एक साथ कर लिया हमने, इमेजिनरी एक साथ कर लिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर कर लेते हैं, इस एम्पलीट्यूड के अंदर रियल पार्ट एक साथ और इमेजिनरी वाला एक साथ, और सब के सब हो जाएंगे पाई बाई 4 के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ करते हैं tan इनवर्स बन जाता है, आपको पता है tan इनवर्स, और इमेजिनरी अपॉन रियल है ना, इमेजिनरी अपॉन रियल। ऐसे ही यहाँ पर tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल, ये पार्ट आपका बन जाता है, ठीक है। अब tan इनवर्स का वही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए आप। tan इनवर्स का जो फॉर्मूला है याद होगा आपको, इंटरमीडिएट वाला, tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस के वन माइनस के y अपॉन एक्स प्लस के वन अपॉन में 1 प्लस y अपॉन एक्स माइनस के वन, मल्टीप्लाई में चला जाएगा y के साथ दिस कंडीशंस, ये आपका फॉर्मूला, ठीक है, इक्वल टू पाई बाई 4। अच्छा, tan को मैं इधर भेज दूंगा तो पाई बाई 4 के साथ हो जाएगी उसकी वैल्यू 1, दिस रिजल्ट बचा। अच्छा, इसमें एक काम और कर लेते हैं, हम लोगों ने डिस्कस तो कर ही लिया था अभी, x की वैल्यू 0 आई थी तो x की वैल्यू के यहाँ 0 भी पुट कर देते हैं हैंड टू हैंड, ठीक है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा सोल्व। तो tan को मैंने इधर भेजा, पाई बाई 4 की जगह 1 हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो गई, माइनस के 1 मिलेगा मेरे को, माइनस के y हो गया, यहाँ से 0 रखने पर 1 मिलेगा तो माइनस के y हो गया, नीचे 1 प्लस यहाँ वैल्यू मैंने 0 रखी तो माइनस के मुझे y मिलेगा इसमें से, और यहाँ मैंने 1 0 रखा तो मुझे y ओनली, तो दिस रिजल्ट इक्वल हो गया। tan जाएगा इधर पाई बाई 4 में, 45 का मतलब 1 हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से कैसे सोल्व करना थोड़ा सा ना, तो आपको हो जाएगा ये माइनस के 2y और नीचे हो जाएगा आपके पास 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस के वाई स्क्वायर ले आएंगे इधर और 1 भी ले आते हैं इधर, माइनस के 1 इक्वल्स टू 0। सीधाचार्य का फॉर्मूला लगा देते हैं y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, वो हो जाए 2 प्लस माइनस के ओवर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर करना पड़ेगा, 4 हो जाएगा, फिर माइनस के 4 AC होता है तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास प्लस का 4 अपॉन में 2a, ये कितना मेरे पास यहाँ 1, ठीक है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 के साथ। ठीक, तो इतना पार्ट हमारा हो गया। अब थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसे, मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ इतना। अब बस कुछ नहीं, अब हमारा काम है y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 8 को लिख सकते हैं आप 2√2 अपॉन में 2 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 1 प्लस माइनस √2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू आया 1 प्लस माइनस √2। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस में √2 को जो है प्लस में दे रखा है, यानी कि y इज इक्वल टू 1 प्लस √2, या आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू √2 प्लस 1। आपका x की वैल्यू 0 आई थी, तो ये ऑब्जेक्ट बना आपका b। ठीक है, b इज राइट। ओके, तो ये 2011 में भी आया था और आपका ये 12 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 2013 में जो क्वेश्चन आया था वो इस तरीके से था कि फाइंड द वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको दिया गया था 5 अपॉन में है 1 माइनस के i और दे रखा है आपको 2 माइनस के i और 3 माइनस के i, ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसे क्या सोल्व करना है, बहुत सिंपल है, नीचे मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए बस। इसके मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 2 हो जाएगा, 1 की कर रहे हैं पहले मल्टीप्लाई हम लोग दिस, अब i करेंगे इससे तो माइनस के 2i हो जाएगा, i प्लस का i का स्क्वायर ब्रैकेट्स और 3 माइनस के i, ये हमारा बाहर रहेगा। ठीक है, ऊपर है 5 और नीचे हो गया 2, ये हो जाएगा आपके पास 3i है ना, और i स्क्वायर का मतलब होता है माइनस का 1 और ये 3 माइनस के i है दिस रिजल्ट, तो ये होगा 5 अपॉन ये मिलेगा 1 माइनस के 3i हो जाएगा और 3 माइनस के i। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से। 5 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस का i ऐसे रहेगा और माइनस 3i से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 9i हो जाएगा और यहाँ करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस के 3i का स्क्वायर, i स्क्वायर आप लोग जानते ही हैं वो होता है माइनस के 1, वेरी गुड, 10i ये हो जाएगा माइनस के 1 मतलब माइनस के 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आया 5 अपॉन माइनस के 10i। ठीक है, 5 से नीचे इसको कट कर लेते हैं तो 5 1 जा 5 2 जा, तो 1 अपॉन माइनस के 2i, ये आपका आंसर आया। ऑब्जेक्ट मैच करने पर कोई मैच नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए जो माइनस है नीचे ना, इस माइनस को मैंने ऊपर लगा दिया। ओके, अच्छा माइनस जो है इसकी जगह मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, i स्क्वायर। ठीक है, i स्क्वायर का मतलब होता है माइनस के 1। अब ये इस एक i से ये वाला i कैंसिल, तो ऊपर तो बचा i नीचे बचा 2, ये आपका आ गया, ये हुआ ऑब्जेक्ट नंबर आपका C इज राइट ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। i/2 आंसर आइए इसका। नेक्स्ट हमारे पास जो इस तरीके से है उसमें 2014 का स्टार्ट हो जाएगा अब। ठीक है, अब यहाँ से आपको 5 यानी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का 14 से जो 13 के बाद जो पैटर्न था वो चेंज हो गया था, जिसमें कॉम्प्लेक्स अलग और रियल अलग हो गई है। अब कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए, ये आपके 5 ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। अब फर्स्ट जो दे रखा है उन्होंने वो दे रखा है एम्पलीट्यूड इस तरीके से कि एम्पलीट्यूड z-1 अपॉन z+1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, कॉन्स्टेंट दे रखा है, ये कॉन्स्टेंट दिया है इज। देखिए दोस्तों, जब ये कांस्टेंट की बात करते हैं तो हमेशा याद रखना कि ये आपका क्या होता है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर डिस्कस किया जाता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो आपको ऑब्जेक्ट हो गया डायरेक्टली, मैं लिख देता हूँ फर्स्ट वाला ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो फर्स्ट तो आपको हो गया। सेकंड दे रखा है उन्होंने कि इफ w इज इक्वल टू u प्लस आई वी देन द कोची-रीमन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आर दिस। तो आप लोग जानते हैं कोची CR इक्वेशंस, यानी कि del u अपॉन del x होता है इज इक्वल टू del v अपॉन del y, और अब जो करेंगे u का y के साथ करेंगे और v का x के साथ करेंगे विथ नेगेटिव साइन लगा देंगे। ठीक है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट मैच कर रहा है वो ऑब्जेक्ट है b। ठीक है, b इज राइट। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपका है इफ f(z) इज अ
continuous on a contour L of a length small l and let mod fz less than equal to m on L, then integral of result this। ठीक है दोस्तों, ये जो है ना कोची इनइक्वालिटीज़ है। ठीक, कोची इनइक्वालिटीज़ में सिंपल है, तो आप जानते ही होंगे। कंटूर जो होता है यहाँ पर कैपिटल एल दे रखा है उन्होंने, फंक्शन जो दे रखा है एफ जेड डी जेड दे रखा है, इसका जो मोड होता है वो लेस देन इक्वल टू दिस रिजल्ट कैपिटल एम और स्मॉल एल हो जाता है। बस इतने से हो गया। तो इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर बी आपका करेक्ट हो गया एम एल। ठीक, अच्छा अब आता है आपका फोर्थ। इसमें दे रखा है एक फंक्शन है आपके पास एफ जेड, वो है साइन जेड अपॉन जेड हैज़ ए रिमूवेबल सिंगुलरिटीज़। ठीक है, सिंगुलरिटीज़ का मतलब वहाँ होता है जहाँ फंक्शन को हम डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि एनालिटिक मतलब डिफरेंशियल नहीं कर सकते। सिंपल तरीका तो ये है सॉरी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे रखा है z इज इक्वल टू 0 z 1 दे रखा है, एक में दे रखा है 1 प्लस आई और आई दे रखा है। फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको सिंगुलरिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। सिंगुलरिटी क्या होता है, जहाँ पर फंक्शन को डिफाइन नहीं किया जा सकता, सॉरी डिफरेंशियल को डिफाइन नहीं किया जा सकता, यानी कि वहाँ पर जो होता है फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं होता। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज़ दे रखी हैं जिस पॉइंट पर डिस्कस करने के लिए, देखिए बी सी और डी, इन पॉइंट को अगर हम फंक्शन में रख देंगे तो कोई हमें दिक्कत वाली बात ही नहीं आ रही है। साइन जेड अपॉन जेड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ 1 रख दीजिए, आई रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप यहाँ 1 दिखा दीजिए, कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं आ रही है। लेकिन अगर यहाँ पर आपने 0 रख दिया ना, तब साइन 0 हो गया आपको 0.0 फॉर्म, ये प्रॉब्लम से हो गई है फंक्शंस को। तो आपको बस सिंपल बताया कि ये सिंगुलरिटी हो गई है, z बराबर 0 आपकी सिंगुलरिटी हो गई है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका जो है उसका ए आ गया, आपका जो है ए आ गया इसका आंसर। लेकिन चलो फिर भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी के बारे में, जहाँ फंक्शंस हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है। सिंपल तरीका तो ये है कि z टेंस टू 0 लगा दीजिए, फंक्शन आप यहाँ यूज़ कर लीजिए। वो फंक्शन कैसा आ जाना चाहिए, आपका एग्जिस्ट कर जाना चाहिए। अगर वो एग्जिस्ट कर गया तो आपका रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो जाता है। ओके, तो अब यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो साइन जेड अपॉन जेड है। डी एल हॉस्पिटल रूल आप लगा लीजिए यहाँ पर, क्योंकि 0.0 फॉर्म बन नहीं है ना, कॉस जेड आ जाएगा, ये आपका 1 हो गया। लिमिट लगा दीजिए, कॉस 0 वाली कितनी होती है 1/1 है ना, फाइनाइट आ गया। तो लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर गई है, लेकिन फंक्शन में डायरेक्ट 0 रखने पर हमें फंक्शन को देखने में या फंक्शन को सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए आपका क्या है, ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। रिमूवेबल सिंगुलरिटी में लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ए इज राइट। अब आता है नेक्स्ट 5, रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन 1/z² प्लस 1 की पावर 3, यानी कि आपको फंक्शन दे रखा है 1/z² प्लस 1 की होल क्यूब, और इसकी जो रेसिड्यू के बारे में डिस्कस करने के लिए दिया गया है वो है z इज इक्वल टू आई पर। ठीक है, हमने इसको एफ जेड कंसिडर कर लिया, तो एफ जेड कंसिडर जब हमने कर लिया इसका फैक्टर कर लेंगे, तो z प्लस के आई और z माइनस के आई। ठीक है, पावर लग रही है 3 यहाँ आ जाएगी, पावर 3 पावर यहाँ आ गई है, कोई दिक्कत। अब देखिए z इज इक्वल टू आई यहाँ से हमें मिल जाएगा, तो z माइनस के आई इज इक्वल टू जब 0 करेंगे हम, तो यहाँ से वो पावर जो है ना इसकी 3 मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम बात करते हैं 4 पोल्स के लिए, तो क्योंकि रेसिड्यू हमेशा किस पर निकलते हैं, पोल्स पर निकलते हैं, रेसिड्यू पोल्स पर निकलते हैं, याद रखना। z में 1 की पावर 3 इज इक्वल टू 0, तो z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 थ्राइज में हो जाएगा ये, है ना, थ्राइज में। तो z इज इक्वल टू कितना 1, 3 टाइम्स आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 3। तो ये जो हमें रेसिड्यू दे रखा है, सॉरी यहाँ आई है, जो हमें रेसिड्यू निकालने के लिए दिया गया है आई पर, उसका ऑर्डर जो है फ्रेंड्स 3 है। ठीक है, अब हम इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो भी देख लेते हैं। रेसिड्यू निकालना है हमें, रेसिड्यू z इज इक्वल टू आई पर निकालना है। तो देखिए सबसे पहले 1/3 माइनस के 1 फैक्टोरियल, जितने ऑर्डर का होता है उसमें से एक कम करके फैक्टोरियल में लगा देते हैं। ठीक है, फिर लिमिट लगा देते हैं हम, लिमिट z टेंस टू आई। ठीक, फिर d/dz, ऑर्डर 3 है उससे एक कम, यानी कि जैसे यहाँ लिखा है हमने ना 3 माइनस के 1, ऐसे 3 माइनस के 1 लिखेंगे 2 हो जाएगा यहाँ 2, और z माइनस के आई की पावर कितनी है 3, और यहाँ हो जाएगा हमारा fz। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। तो 1/2 बन जाए फैक्टोरियल में, तो 2 ही आता है, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगी z टेंस टू आई d² dz का स्क्वायर, और इस z माइनस की जो i की पावर 3 है ना, fz यहाँ पुट कर देंगे, तो ये रहा fz हमारा, z प्लस
आई की पावर 3 और z माइनस आई की पावर भी 3, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, बचा कितना 1/2 लिमिट z टेंस टू आई डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर। यहाँ सिर्फ हमारे फ्रेंड्स ये बचता है ना, इसको ऊपर ले जाते हैं हम लोग। ओके, समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों के। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम निकाल कर मैं आप लोगों के लिए लेक्चर बना रहा हूँ। टाइम तो बिल्कुल नहीं मेरे पास। एक बार डिफरेंशियल कर लेते हैं इसका, 2 बार डिफरेंशियल करना है मेरे को। एक बार करेंगे पावर आएगा, पावर में से 1 कम हो जाएगा, z प्लस आई की पावर कितनी हो जाएगी -4। ठीक है, अभी एक बार और भी करना है ना हमें इसका। जब एक बार और करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 और लिमिट हो जाएगी z टेंस टू आई, और यहाँ से एक बार और आएगा 4 × 12 हो जाएगा यहाँ, है ना 12 हो जाएगा। और बचा कितना यहाँ पर z प्लस आई की पावर हो जाएगी -5। ये हो जाएगा आपका इतना काम। मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, ओके, अब लिमिट पुट कर देते हैं मैं डायरेक्ट इसके अंदर। कितने आ जाएगी 1/2, तो ये 12 ऐसे ही रहेगा ऊपर, नीचे i प्लस आई 2i, तो 2i की पावर कितनी हो जाएगी 5। इससे कट कर देते हैं 6 हो गया, तो 6/2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है 32। i की पावर 5 का मतलब हो गया i, है ना। i की पावर 5 का मतलब ऐसे होता है i की पावर 4.i, ये i की पावर 4 का मतलब हो गया 1.i, तो आपके पास आंसर आ जाएगा i। तो ये i बच गया, तो 2 से काट दो, 2 16 टाइम चला जाएगा, तो ये हुआ 3/16i, 3/16i। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है। तो ऑब्जेक्ट जो आपका बना c, ठीक है, c इज़ राइट। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए 16i इसका तो बन गया। नेक्स्ट जो हमें दे रखा है वो दे रखा है इन्होंने, हो गए इसके तो कंप्लीट। ठीक है, 2015 देखते हैं हमें ना। 2015 में हमें दे रखा है आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स जीरो। कॉम्प्लेक्स जीरो का हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स जीरो मतलब z इज इक्वल टू 0 की बात कर रहा है फ्रेंड्स, तो 0 प्लस के i0, ये मतलब हुआ कॉम्प्लेक्स जीरो। ठीक है, मतलब i को शो कर दिया हमने यहाँ पर। अब देखिए क्या करना है, ये आर्ग लगा देंगे इसमें, आर्ग्यूमेंट इतना और आर्ग्यूमेंट इतना, 0 प्लस के i। अभी आर्ग्यूमेंट पे हम लोग डिस्कस करके आए थे, हमें tan इनवर्स में ले जाएंगे, tan इनवर्स में चला जाएगा इमेजिनरी अपॉन रियल। अब 0/0 फॉर्म तो दोस्तों आपको पता ही है कि नो डिफाइंड फॉर्म है, यानी कि इंडिटरमिनेट फॉर्म आती है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट में हमारा डी आ गया, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है नॉट डिफाइंड, इसे हम डिफाइंड नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट में इफ ए फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट z इज इक्वल टू z0 देन z नॉट इज कॉल्ड। ये कह रहा है कि आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है। दोस्तों एनालिटिक जो नहीं होता है वो सिंगुलरिटी पे नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ सिंगुलरिटी पे एनालिटिक नहीं है, तो ऑप्शन पहला जो है वो यही कह रहा है सिंगुलर पॉइंट, बिल्कुल सही है। बी कह रहा है पॉल, बिल्कुल सही है, क्योंकि सिंगुलरिटी का ही एक पार्ट जो होता है, काइंड्स ऑफ सिंगुलरिटी जब आपने पढ़ी होगी तो उसमें पॉल भी क्या है, सिंगुलरिटी की बिरादरी में ही आ जाता है। ओके, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी में काउंट होता है ये। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमें ऑप्शंस मिलेगा वो सी हो जाएगा फिर, है ना, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर जो है वो सी है, दूसरे का सी आ जाएगा ना, बोथ। थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है द ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू AZ प्लस बी वेयर A B आर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट इज कॉल्ड। दोस्तों हमें दे रखा है इन्होंने W इज इक्वल टू AZ प्लस बी, और A और B को वो कह रहे हैं जो A है और B है वो कॉम्प्लेक्स है, कांस्टेंट है। सही है, ओके, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, उन्होंने दिया है मैग्निफिकेशंस। फ्रेंड्स मैग्निफिकेशंस का मतलब देखो W इज इक्वल टू AZ हो जाएगा, यानी कि अगर मैं कांस्टेंट B को 0 ले लूँ तो 0 भी आपका कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट ही कहलाएगा, कि 0 प्लस के 0i लगा देंगे तो कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट हो जाएगा। अगर B को मैं 0 ले लूँगा तो ये आंसर बिल्कुल सही है। ओके, यानी कि आपका मैग्निफिकेशन वाला आंसर बिल्कुल सही हो गया। अब उन्होंने आगे कहा है ट्रांसलेशंस के बारे में दे दिया। लो जी, ट्रांसलेशन में क्या होता है, W इज इक्वल टू होता है Z प्लस के B, यानी कि इस कंडीशन में तो मैंने B को 0 ले लिया, इस कंडीशन में मैंने A को क्या ले लिया 1 भी क्या हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, ये बन गया देखो। तो इसका आंसर A भी सही हो गया और B भी सही हो गया।
अच्छा सी में रोटेशन, रोटेशन तो आपका नहीं बनेगा। रोटेशन बनने के लिए W इक्वल टू होता है Z e की पावर I थीटा, ये तो नहीं बनेगा, सी तो कैंसिल हो गया। अच्छा डी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो आपका पक्का है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब जिसकी पावर 1 माना जाती है, 1 पावर का ना, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो पक्का ही है। तो दोस्तों सबसे करेक्ट जो आंसर, जो बिल्कुल प्योर आंसर है वो है आपका डी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, लेकिन अगर ये मल्टीपल में होता तो आपको फिर इसमें ए बी लगाने पड़ते हैं। फाइनली इसका आंसर जो आपका है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, डी। ओके, चलिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से का आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इसका आंसर देखा जाए तो मैग्नीफिकेशन भी बन जाएगा, क्योंकि मैग्नीफिकेशन में जो बी नहीं आता है, कांस्टेंट टर्म मैग्नीफिकेशन में काउंट नहीं होती है, तो इसलिए मैग्नीफिकेशन में आपका डब्ल्यू जो होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ए जेड, ये फॉर्म बन जाएगी। तो उन्होंने कह भी दिया है कि ए और बी जो हैं आपके कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट हो सकते हैं। अगर वो कहते हैं नॉन जीरो हैं, तो नॉन जीरो होने का मतलब क्या, जो बी है वो आपको जीरो नहीं ले सकते, तब आपकी कंडीशन जो है लीनियर में पक्की जानी थी, मैग्नीफिकेशन फेल हो जाता फिर। तो इसलिए ये जो है आपका, अगर मैं बताऊं तो इसमें ए बी और डी तीनों ही सही हैं, ठीक है। लेकिन जो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है, बिल्कुल प्योर, तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ही आप लगाएंगे। नेक्स्ट दे रखा द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल्स डी जेड अपॉन जेड वेयर सी इज द सर्कल जेड इज इक्वल टू की बाय थीटा, और थीटा की वैल्यू 0 to पाई दे रखी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी यहाँ पर तो आपको इंटीग्रल निकालना, सिंपल इंटीग्रल है, डी जेड अपॉन जेड, और जेड को दे रखा है ई की पावर आई थीटा, यानी कि यूनिट सर्कल दे रखा है आपको। ओके, तो सिंपल है, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, डी जेड की वैल्यू निकालो, कितनी बनेगी, आई ई की पावर आई थीटा और ये डी थीटा। चलिए, जो सी है वो आपका सर्किल्स है, यूनिट सर्किल है, 0 से लेकर 2 पाई लिमिट लग जाएगी इसकी। ओके, अच्छा डी जेड की जगह कितना आ जाएगा, डी जेड की जगह ये वैल्यू आई ई की पावर आई थीटा और डी थीटा हो जाएगी, और जो जेड है उसकी जगह ई की पावर आई थीटा हो जाएगा, ये से कैंसिल आउट। ओके, तो आई बचा, इंटीग्रेशन में 0 से लेकर 2 पाई और डी थीटा, यहाँ 1 रह गया, 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा दोस्तों, थीटा, लिमिट 0 से लेकर कितनी 2 पाई हो जाएगी, और आई बाहर दे रखा है, वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा, आई और 2 पाई, तो आंसर बनेगा 2 पाई आई, 2 पाई आई, यानी कि इसका जो आंसर्स है वो आपका सी आ जाएगा। ओके, ठीक है, सी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट में दे रखा उन्होंने द नंबर ऑफ द जीरोज ऑफ द फंक्शंस एफ जेड साइन 1 अपॉन जेड, यानी कि आपको फंक्शन दे रखा है साइन 1 अपॉन जेड, ये दे रखा फ्रेंड्स। अब जीरोस की बात कर रहा है, तो फंक्शन में जीरोस की बात करने का मतलब होता है कि फंक्शन हमारा किस किस पॉइंट पर वैल्यू 0 रखता है। सिंपल है, जीरोस की बात कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, हमारा फंक्शन के लिए जीरोस होना बहुत आसान है, साइन 1 अपॉन जेड हो जाएगा, रिजल्ट इक्वल टू 0। अब साइन 0 कब होता है, साइन 0 होता है साइन 0 में, ठीक है। और हम लोगों ने इंटरमीडिएट में थीटा की जनरल टर्म्स के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, वो था n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू एल्फा, यहाँ थीटा हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये हट जाएगा फिर, तो 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई, ये तो पहले 0 हो जाएगी ना, ख़त्म यहाँ से, इसको सीधा करो, z इज इक्वल टू 1 अपॉन n पाई। ओके, और n जो होता है नेचुरल नंबर से आ जाएगा, ठीक, और n इज इक्वल टू बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, जिसमें 0 को मत लो, ठीक है, इतना नेचुरल नंबर से आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए n बराबर 1 रखो, -1 रखो, +1 रखो, यानी कि प्लस माइनस के 1 अपॉन पाई हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई हो जाएगा प्लस माइनस के, तो ऐसे प्लस माइनस के 1 अपॉन 3 पाई डॉट डॉट डॉट, तो ये बहुत सारे मेरे पास यहाँ जीरोज़ आ जाएंगे। ओके, बहुत सारे जीरोज़ आ जाएंगे। तो यहाँ जो आंसर्स दे रखे हैं उन्होंने, ए में दे रखा 4, बी में दे रखा 2, सी में दे रखा इनफाइनाइट और डी में दे रखा नन ऑफ अबव। तो आपका जो आंसर है वो सी है, इनफाइनाइट यहाँ से आपके आ गए हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद जो आपके ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है 2016 का 17, 18 और 19 के, मैं आपको ऐसा करूँगा, इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शंस में उसके लिंक को प्रोवाइड करा दूँगा, आप वहाँ से लेक्चर्स बाकी देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।